नमस्कार। मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मनी मंत्र में हम आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सुझाव देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बता सकें कि आप कैसे अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित और बेहतर निवेश कर सकते हैं। दरअसल बात जब निवेश की आती है तो हर कोई निवेश का एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प ढूंढना चाहता है। सही वक्त पर सही निवेश एक अहम फैसला होता है और ऐसे में आज के समय में म्यूचुअल फंड्स निवेश का एक अच्छा विकल्प समझा जाता है, लेकिन तमाम लोगों को म्यूचुअल फंड्स पेचीदे लग सकते हैं। तो आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम आपके लिए बिल्कुल बुनियादी स्तर पर इसे सरल और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे अपने खास मेहमान से जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी फोन लाइन खुल चुकी है। हमारा फोन नंबर नोट कर लें, 011-233-87031 पर आप कॉल करें और अपना सवाल पूछें। और इसके साथ ही साथ हम आपको अपने जो ख़ास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ रहे हैं जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च। बहुत स्वागत है सर आपका। और इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, एक बार फिर से दर्शकों आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम से आप सीधा जुड़ सकते हैं और विशेष मेहमान से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-233-87031 पर। तो धीरेन्द्र जी, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो कैसे म्यूचुअल फंड्स को समझना चाहिए, क्या ये फंड्स हैं और कैसे इसमें निवेश किया जा सकता है? किसी बिगिनर को अगर समझना हो तो क्या बताएंगे उनके लिए? शुरुआती समझ तो यही है कि ये म्यूचुअल फंड जब हम आमतौर पे सोचते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने को म्यूचुअल फंड को एक निवेश का विकल्प समझते हैं, तो हमें ये केवल एक ही चीज ध्यान में आता है कि इक्विटी में, शेयर्स में लगाने का एक दूसरा जरिया है जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि 36 तरीके के, बल्कि ये मैं केवल मेटाफर की तरह नहीं बल्कि सचमुच में 36 तरीके के म्यूचुअल फंड है। अच्छा। जो कि रेगुलेटरी अप्रूवल के साथ अवेलेबल है। और ये इक्विटी है, डेट है, बहुत सारे फंड है, जो गोल्ड में पैसा लगाने वाले फंड है, ओपन एंड फंड है, क्लोज्ड एंड फंड है, विदेशी बाजार में लगाने वाले फंड भी हैं। बहुत सारे ऐसे फंड है जो कुछ पैसा इक्विटी में लगाते हैं, कुछ पैसा डेट में लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग हो जाता है। तो उस नजरिए से देखें तो म्यूचुअल फंड एक आम आदमी के लिए बाजार को उपलब्ध कराता है। अगर आपको बाजार के किसी भी भाग में निवेश करना हो, ये जो कुछ भी मैं बता रहा था कि आपको इक्विटी में लगाना हो, डेट में लगाना हो, विदेशी बाजार में लगाना हो, छोटी कंपनी में लगाना हो, बड़ी कंपनी में लगाना हो, तो आपको ये चुनाव, ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। जब आप म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं तो आप ये डिसीजन किसी को दे देते हैं। आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अपने रिस्क को कम करने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अगर आप खुद निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में जब आप 5,000 रुपया, 10,000 रुपया या 2,000 रुपया लगाते हैं तो आप तेजी से डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। तो आसानी से आप कर पाएंगे। अगर आपको बाजार में खुद लगाना हो तो आपको ब्रोकर का डिसाइड करना पड़ेगा किस ब्रोकर के जरिए आप लगाएं, पैसा अपना ट्रांसफर करना पड़ेगा, कब खरीदे और कब बेचते, कब नहीं खरीदे, ये सब डिसीजन आपका होगा। म्यूचुअल फंड में आप बड़ी सुविधा से आप एक आदेश दे सकते हैं कि हर महीने 5,000 रुपए मेरे खाते से ले लीजिए और ये निवेश आपका शुरू हो गया। तो कन्वीनियंस, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये जो बेसिक चीजें हैं, इसी के लिए म्यूचुअल फंड का आपको चुनाव करना चाहिए। और इनके एब्सेंस में आपने देखा होगा कि लोग बड़े उत्साहित होते हैं आईपीओ में पैसा लगाने के लिए, और बहुत सारे आईपीओ में उन्हें फायदा भी होता है। लेकिन हाल फिलहाल आपको ध्यान होगा कि पेटीएम में लगाया हुआ पैसा लोगों का केवल 1/3 बच पाया है। तो अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं तो कुछ अच्छी कंपनियों में पैसा लगेगा, कुछ खराब कंपनी में पैसा लगेगा। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये काम आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड ने आईपीओ में, पेटीएम के आईपीओ में पैसा नहीं लगाया था, पर बहुत कम लगाया था और बहुत कम फंड्स ने लगाया था। उसको देखते हुए और बहुत सारे जब आईपीओ में आप लगाते हैं तो वो भी आप अपना रिस्क, एक ऐसा फंड उपलब्ध है जिसका जो केवल आईपीओ में ही पैसा लगाता है। उसका जब मैं रिटर्न देखता हूँ और लोगों का जो मैं एक्सपीरियंस आईपीओ में हाल फिलहाल हुआ है उसको जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतने आसानी से लोगों के लिए ये एक अच्छा विकल्प उपलब्ध है। और तब भी लोग, और आम तौर पे आम निवेशक का जो रुख होता है
कि आप बड़े अनुचित समय पे पैसा लगाते हैं और बड़े अनुचित समय पे आप अपना पैसा निकाल लेते हैं। जी जी, निश्चित तौर पर तो जैसे आपने कहा कि 36 तरह के फंड्स होते हैं धीरेन जी, और जी आपने कहा बहुत सारी चीज़ें जो निवेशक है उसको खुद डिसाइड करनी है। ऐसे में जो कोई निवेशक है वो कैसे डिसाइड करे, क्योंकि अभी से हमारे पास सवाल आने शुरू हो गए हैं। जी विकास जी गुप्ता है, वो पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उन्होंने बताया कि पराग पारिख में उन्होंने पैसा लगाया और वो माइनस में जा रहा है, तो क्या करना चाहिए। अब इस तरह के भी सवाल आने लग गए हैं। तो जी जो जी बिगिनर्स हैं वो कैसे समझे, क्या कुछ थंब रूल्स हैं, या ये कहें कि घाटा ना हो, या जिसको कहते हैं कि जोखिम कम से कम हो, इसके लिए क्या क्या कुछ अपनाएं, क्या सावधानियां बरतें। इसके लिए सावधानी बरतना पड़ेगा। जैसे ये पराग पारिख के बारे में बता रहे थे, जी। ये एक बहुत ही शानदार फंड है। पिछले 10 साल में ये भारत का में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड साबित हुआ है। एक बड़े कायदे से चलने वाला फंड है। ये एक ऐसा फंड है जो कि अच्छी कंपनियों में पैसा लगाता है, सस्ती कंपनियों में पैसा लगाता है, विदेशी बाजार में पैसा लगाता है। एक छोटी सी निवेश से आपका पैसा काफी काफी ब्यूटीफुली डाइवर्सिफाई हो पाता है। जी। लेकिन अगर कोई 1.5 महीने पहले लगाया हो, और म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छे रिटर्न की गारंटी नहीं है। गिरते बाजार में ये आपको हमेशा अगर म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में आपको 1.5 गुना रिटर्न मिलेगा या 2 गुना रिटर्न मिलेगा फिक्स डिपॉजिट की तुलना में, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर साल मिलेगा। इसमें 1-2 साल आपको नुकसान होगा, 1-2 साल आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अभी ये देख लीजिए कि अभी 3 महीने का जो रिटर्न है स्मॉल कैप फंड, ये सबसे यहाँ पे लोगों का पैसा एवरेज सारी फंड्स की अगर हम औसत निकाले, तो यहाँ पे लोगों का पैसा 15% कम हो गया है। लेकिन 10 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पे इन फंड्स में औसत लोगों को 20% सालाना रिटर्न मिला है। तो अच्छा। आप मत भूलिए कि ये जो बेसिक रूल है कि आपका लंबे समय का पैसा ही इक्विटी में लगे, कम समय में आपके लिए निराशा होगी। म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न आपको कोई गारंटी नहीं देता है पॉजिटिव रिटर्न्स की और अच्छे रिटर्न की। लेकिन उम्मीद ये है, और ये उम्मीद हमेशा साबित हुआ है कि लंबे समय में 5 साल, 10 साल, 15 साल की अवधि में आपको अच्छा रिटर्न मिला है। कम समय में ये बहुत ही आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए अगर आप कम समय का पैसा अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो ये आपके लिए काफी कठिन, ये आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। और इस चीज को कभी ना भूलें, और ये निर्धारित केवल आप कर सकते हैं। लेकिन जब बाजार चलता है तो हम ये नियम भूल जाते हैं और हमें लालच होती है कि जल्दी से पैसा लगाया जाए, नुकसान हो रहा है या बाजार बढ़ रहा है और आपका पैसा नहीं लगा हुआ है। और वो बहुत ही, जैसा मैं कह रहा था कि लोग बड़े अनुचित समय पे लगाते हैं और अनुचित समय पे निकाल लेते हैं। जब बाजार चल रहा होता है और आसानी से बढ़ रहा होता है, तब लोग पैसा बहुत निर्भीक तरीके से लगाते हैं और मामूली गिरावट के तुरंत बाद पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको देखा नहीं जाता है कि ये इस रफ्तार से पैसे में गिरावट हो रही है, जो कि आज के दिन जो गिरावट का दौर है। और ऐसे दौर में लोगों के लिए पैसा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गिरते बाजार में लगाएंगे। बाजार से पैसा बनाने का एक ही तरीका है कि आप सस्ता खरीदे और महंगा बेचे। जी। और अगर आप सस्ते गिरते बाजार में, जो कि बड़ा मुश्किल काम है लगाना, उसमें अगर आप निकालते हैं या लगाना बंद कर देते हैं, तो ये मौका आप खो देंगे। जी जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हरीश, जो कि हैदराबाद से कॉल कर रहे हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। धीरेन जी को भी नमस्कार। और प्रश्न मेरा ये है कि मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ, और डायरेक्ट और रेगुलर फंड जो होते हैं डिविडेंड पे आउट के, उसमें मेरे को ये पता करना है कि दोनों के डिविडेंड पे आउट बराबर होने चाहिए या कम ज्यादा हो सकते हैं, या ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट फंड में जिसमें एनएवी ज्यादा होती है उसमें आपको डिविडेंड कम मिलेगा, अगर कम मिलता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। जी धीरेन जी। जी हाँ, ऐसी संभावना है कि आपको रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में डिविडेंड की जो डिक्लेयर होता है वो कम हो, क्योंकि सेबी का नियम ये है कि म्यूचुअल फंड डिविडेंड केवल डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस से ही डिस्ट्रीब्यूट करे। तो अगर किसी, और चूंकि डायरेक्ट प्लान जो है वो केवल 5 साल पुराने हैं, रेगुलर प्लान जो है वो बहुत पुराने हैं, तो रेगुलर प्लान में ऐसा संभव है कि ज्यादा उनके पास फंड्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेबल पैसा बांटने के लिए, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है वो ये है कि जो फंड का वो पैसा जो कि मुनाफा कमाया जा चुका है, आप किसी फंड ने पैसा लगाया था, ज्यादा दाम पे बेचा, और वो जो मुनाफा हुआ है, जो रियलाइज्ड गेन्स है, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस माना जाता है अकाउंटिंग वाइज।
लेकिन मेरी एक और आपको सलाह होगी कि म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पे खास आप वैल्यू अटैच ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो एक ओपन एंड फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो आप अपनी इच्छा से जब चाहे तब जितना चाहे उतना डिविडेंड ले सकते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया और उसका दाम अगर बढ़कर के 1,05,000 हो जाता है और आप 5 रुपया निकाल लेते हैं, तो ये आपकी इच्छा से आपके समय अनुसार ये 5,000 रुपया निकाला हुआ होगा। इसमें म्यूचुअल फंड डिविडेंड दे या नहीं दे, क्योंकि ऐसा भी संभव है कि आपने 1 लाख रुपया लगाया और म्यूचुअल फंड का दाम गिर करके 95,500 हो जाता है और म्यूचुअल फंड उस समय डिविडेंड डिक्लेयर करती है। आपको खुशी होगी कि आपको डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन आपको आपका ही पैसा, म्यूचुअल फंड से डिविडेंड की कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि ये आप ही का पैसा आपको वापस मिल रहा है जो आप कभी भी अपनी इच्छा अनुसार निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने जो अभी सवाल आया था उसके मुताल्लिक बात किया, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान, तो किस तरह से इन चीज़ों को समझें, या किसी निवेशक के लिए कौन सी कैटेगरी का प्लान या कौन सी कैटेगरी का निवेश एक बेहतर विकल्प हो सकता है, या ये कहें कि फंड का चुनाव करते समय कैसे इसको समझें कि फंड का चुनाव कैसे करें? सबसे पहले तो मैं ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि उसको एक्सप्लेन किए बगैर मैंने ये बता दिया कि डायरेक्ट और रेगुलर का डिविडेंड का क्या अंतर हो सकता है। डायरेक्ट प्लान वो है जो कि आप सीधे तौर पे निवेश करते हैं, और रेगुलर प्लान वो है जो आप किसी इंटरमीडियरी के जरिए, जब आप किसी बैंक से खरीदते हैं, किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो उसका खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, उन्हें कमीशन मिलता है, और जिस वजह से आपका मामूली सा रिटर्न कम होता है। तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के जो खर्चे हैं उसमें करीब 1/4% से 1% तक का अंतर हो सकता है, और इस अंतर की वजह से आपका रिटर्न ज्यादा या कम हो सकता है। रेगुलर प्लान का आमतौर पे रिटर्न कम होगा क्योंकि उसका थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा। और जब आप ये जो नए फिनटेक्स हैं जिनके जरिए, जो ये एप्स हैं जिनके जरिए आप म्यूचुअल फंड लगाते हैं, ईटी मनी हो, पेटीएम मनी हो, ग्रो हो, जीरोधा का है, तो इनके जरिए जब आप लगाते हैं तो आमतौर पे आप डायरेक्ट प्लान खरीद पा रहे हैं जिसका खर्चा कम है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी की मदद नहीं मिल रही है। वो कंपनी जरूर आपको या किसी फंड कंपनी के वेबसाइट पे आप जाकर के जब खरीदते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं, लेकिन और वहां पे आपको निर्धारित ये चुनाव आपको खुद ही करना पड़ता है। जब आप किसी की मदद लेते हैं तो आपको कोई बताता है कि आपके लिए उचित फंड क्या है और उसमें से बेहतर फंड कौन सा है। जैसे मैं बता रहा था कि 36 तरीके के फंड होते हैं, लेकिन अधिकतर निवेशकों की जरूरत 5-6 तरीके के फंड से पूरी हो जाती है। बहुत कम समय के पैसे के लिए लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट, तो भले ही ये 36 तरीके के हो, लेकिन 4-5 तरीके के फंड पे अगर आप नजर रखें तो अधिकतर निवेशकों की ज्यादातर जरूरतें पूरी हो जाएंगी उन्हीं 4-5 फंड से। जी, आपने ब्रोकर की चर्चा की, ये भी समझना चाहेंगे फंड हाउस और मैनेजर की क्या भूमिका होती है, कैसे इसको समझें और किस तरह से इनका चुनाव करते समय किन बातों का ख्याल रखें? जब आप अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको करीब 35-38 कंपनियां हैं जो कि अपने म्यूचुअल फंड आपको उपलब्ध कराती हैं। कुछ नई है, कुछ बहुत पुरानी है, कुछ बहुत बड़ी है, कुछ बहुत छोटी है। तो और सारी कंपनियां अभी तक भारत में म्यूचुअल फंड कंपनी काफी सुरक्षित मानी गई है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इतने दिनों में मुझे कोई बहुत भारी किसी भी तरीके के घोटाला या वेल रेगुलेटेड है, और ये काफी कंप्लायंट कंपनी है। और ये जो म्यूचुअल फंड का जो लीगल स्ट्रक्चर है, एक स्पॉन्सर होता है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, और एक ट्रस्टी के नाम से सारा निवेशकों का पैसा होता है, ये काफी कारगर साबित हुआ है, और जिस वजह से कोई बहुत भारी दुर्घटना नहीं देखी गई है। लेकिन जब आप चुनाव करें तो आमतौर पे आप अपनी जरूरत पहले निर्धारित करें कि ये कम समय का पैसा है, ज्यादा समय का पैसा है, आप कितना उतार चढ़ाव आप झेल सकते हैं, और उस कैटेगरी को चुनने के बाद उस कैटेगरी के अच्छे फंड का चुनाव करें। यहाँ पे भारत में जिस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनियां रेगुलेटेड हैं, उसमें 2-4-5 कंपनियां केवल ऐसा लगेगा कि जिनके बारे में आप परिचित नहीं है, उनका नाम आपको सुना हुआ नहीं है, लेकिन सब बराबर तरीके से रेगुलेटेड है, और जो रेगुलेटरी डिजाइन है उसमें किसी भी कंपनी के लिए पैसा लेकर के भागने की संभावना पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है। बल्कि यहाँ म्यूचुअल फंड का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि अगर म्यूचुअल फंड पे अगर कभी संदेह हुआ कि यहाँ पे किसी भी तरह के घोटाले की या किसी भी तरह के का डाउट है, तो सेबी के पास इतना ये डिजाइन ऐसा है और इतना पावर है कि रातों रात उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स को बिना आप किसी शुक्रवार को अगर किसी फंड पे अगर संदेह हो और ये साबित हो जाए कि ये फंड
कंपनी अब पैसा मैनेज करने के लायक नहीं है, तो सोमवार को संभव है कि उस निवेशकों के पैसे को कोई दूसरी फंड कंपनी को के हाथ में दिया जा सकता है। इतना ज्यादा हमारा रेगुलेशन सक्षम है और रेगुलेटेड है, हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई। जी बिल्कुल, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राजकोट से कॉल कर रहे हैं, दीपेश। दीपेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को 3 साल के लिए 3 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में डालना है, तो मैं कैसे डालूं? अभी डालना शुरू कर दूं या अभी वेट करूं? मेरे को वो प्लीज बताइए। जी 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 जी। एक सवाल इस तरह का और भी आ रहा था धीरेन्द्र जी कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करना कैसे शुरू करें, जो बिगिनर है या जो इनका सवाल है। जी, इनके सवाल के साथ वो भी ऐड ऑन सवाल ले लेते हैं। जी एक तो कि 3 साल जो इनका समय है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि जिसका जवाब इन्होंने सवाल में ही किया है कि 3 साल के लिए पैसा है। तो सबसे पहले इनको निर्धारित करना चाहिए कि 3 साल के लिए किस फंड में पैसा लगाएं। अगर 3 साल के बाद इनको निश्चित तौर पे पूरे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इनको किसी भी इक्विटी फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। इनको एक ऐसे फंड में पैसा लगाना चाहिए जिस फंड का बहुत छोटा सा भाग इक्विटी में लगा हो और बाकी पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा। लेकिन अभी जो रुख बना हुआ है उसमें फिक्स्ड इनकम फंड्स में भी नुकसान होगा, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और इक्विटी बाजार का उतार चढ़ाव तो दिख ही रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी सलाह होगी कि इस पैसे को आज लगाने के बजाय अगले 6 महीने में 3 लाख को अगले 6 महीने में 50-50 हजार रुपए महीने के हिसाब से किसी इक्विटी इनकम फंड में लगा दें, और आपका पैसा 2.5 साल तक उसके बाद भी लगा रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको किसी भी डिपॉजिट से या फिक्स्ड इनकम से 10-15%, 20% ज्यादा रिटर्न शायद आपको मिलने की संभावना है। यहाँ पे गिरावट की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी में पैसा कम लगा हुआ है और 3 साल की अवधि के लिए इक्विटी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब बात आता है लगाएं कैसे। जी, ये लगाने के लिए अगर ये आप निर्धारित खुद कर पाते हैं तो कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए 2 चीज आपके लिए अनिवार्य है। आधार कार्ड हो ताकि आपका KYC हो सके, और एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट में एक्सेस हो, और स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आप पूरी तरह तैयार है 15 मिनट में आप निवेश करने के लिए। और ये फंड का चुनाव आप खुद कर लेते हैं या किसी वेबसाइट पे जाके या अध्ययन करके आप कर पाते हैं या समझ पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी इक्विटी सेविंग फंड, अच्छे इक्विटी सेविंग फंड में इन्वेस्ट कीजिए तो, और डायरेक्ट प्लान में कीजिए, तो ये आप कर पाएंगे। 6 महीने का आपको SIP करना है 50,000 रुपए का। अगर आप ये खुद नहीं कर पाते तो किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से संपर्क करें। AMFI इंडिया की साइट पे जाए, amphiindia.com, और वहां पे आप अपना अगर पिन कोड डालेंगे, वहां पे एक लिंक आपको दिखेगा फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूटर। वहां पे आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके पिन कोड के आसपास कितने म्यूचुअल फंड एजेंट है, क्योंकि ये सारे म्यूचुअल फंड एजेंट रजिस्टर्ड है, इनको एक परीक्षा पास करना होता है, उसके बाद रजिस्टर करना होता है सेबी से म्यूचुअल फंड बेचने के लिए। तो आपको जानकारी मिल पाएगी कि वो कौन से म्यूचुअल फंड एजेंट हैं जो आपके आसपास रहते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे उस फंड में निवेश करने के लिए। जी जी, निश्चित तौर पर जब आपने कहा कि म्यूचुअल फंड का सबसे पहले चुनाव करें, तो एक बात सामने आती है कि कोई निवेशक अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में या कंपनीज के या जो भी है, जो प्रदर्शन है उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो बेसिक जानकारी उसको और सही जानकारी कहाँ से मिल सकती है, कैसे इन सब बारे में वो जानकारी हासिल करे? यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं एक कंपनी चलाता हूँ जो म्यूचुअल फंड पे जानकारी पिछले 30 साल से दे रही है, और सबसे पुरानी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड पे आपको जानकारी देती है, valueresearchonline.com। लेकिन इसके अलावा बाकी सब फंड कंपनियों के वेबसाइट पे ये जानकारी उपलब्ध है। मेरी तरह के और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे ये जानकारी उपलब्ध है। अगर आपको सबसे सटीक जानकारी, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए ये अनिवार्य बनाया गया है कि सारी फंड कंपनियां अपने फंड के बारे में जानकारी AMFI इंडिया के वेबसाइट पे उपलब्ध कराएंगी जी, तो वहां पे भी इनके परफॉर्मेंस पे जानकारी इस ट्रेड बॉडी के वेबसाइट पे रोज उपलब्ध है, और ये रोज बदलता है, जैसे जैसे हर रोज का NAV बदलता है। जी, एक सवाल और भी है कि किन्हीं 2 स्कीम्स की अगर तुलना करें तो उसके लिए क्या आधार होना चाहिए, कैसे किसी स्कीम जो है उसके प्रदर्शन की तुलना करें, या किसी जब फंड के हम जब चुनाव करते हैं तो उसके कंपैरिजन के क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? कंपैरिजन के अलावा मुझे लगता है कि आप
आपका प्रश्न अगर संक्षेप में मैं बोलूं कि अच्छे फंड का चुनाव कैसे करें, जी तो अगर इसका पहला भाग ये होगा कि आपके लिए उचित फंड कौन सा है, क्योंकि ये 36 तरीके के फंड है और 4-5 तरीके के फंड से आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले आप निर्धारित करें कि कितने दिन के लिए आपका ये पैसा उपलब्ध है निवेश करने के लिए। कुछ दिनों के लिए लिक्विड फंड, हाँ। कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, जी कई सालों के लिए पैसा लगाना है तब इक्विटी फंड, 2-3 साल के लिए पैसा लगाना है तो ऐसा फंड जिसमें कि इक्विटी बहुत छोटा सा भाग हो, जैसा मैं कह रहा था इक्विटी इनकम फंड। और अगर टैक्स बचाना हो तो आपका तो एक टैक्स सेविंग फंड, तो ये टैक्स सेविंग फंड भी कम से कम 3 साल से का लॉक इन होता है, लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि 5 साल से कम का पैसा उसमें न लगाए। तो ये 4-5 फंड से आपकी जरूरत हो जाती है, सबसे पहले ये निर्धारित करें। अब बात आती है कि अच्छे फंड का चुनाव कैसे करें। अच्छे फंड के चुनाव के लिए आपको बहुत ही एक सिंपल आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप जाए और उस फंड के कंपैरिजन जो कि अधिकतर वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट पे भी ये उपलब्ध है, आप उसको कंपेयर करें, देखें कि अच्छा प्रदर्शन लंबे समय में कैसा रहा है। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि म्यूचुअल फंड निवेशक देखता है कि पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में किसका प्रदर्शन ज्यादा रहता है, और आमतौर पे ये परफॉर्मेंस चेजिंग चल रहा होता है। कम समय में जहां पे अच्छा प्रदर्शन है उसमें आप अपना पैसा लगाते हैं, और ये बहुत रफ्तार से पैसा गंवाने का ये बहुत सरल तरीका है, ऐसा ना करें। लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन देखें, उसके बाद देखें कि गिरते बाजार और चढ़ते बाजार में इसका प्रदर्शन कैसा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई फंड अच्छे बाजार में बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन गिरते बाजार में पूरी तरह डूब जाता है। तो अच्छा फंड एक वो है जो कि अच्छे बाजार में ठीक ठाक चल पाए, न कि बहुत अच्छा करे और गिरते बाजार में थोड़ा कम गिरे, और इस वजह से 4-5 साल की अवधि में आपके लिए वो रिटर्न एक रीजनेबल हो पाता है जी। ऐसा फंड चुनाव करें। दूसरा कि जब आप इस फंड का निर्धारण कर लें, उसके बाद देखें कि ये जो फंड मैनेजर जो इस फंड को चलाता है जी, वो पहले जो था वो अभी भी ये है, अभी भी वो ही है। क्योंकि कई बार होता है कि हम फंड का हमने चुनाव कर दिया लेकिन फंड मैनेजर बदल चुका है और अब आप उस परफॉर्मेंस को आप उसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते जी। तो देख ले कि फंड मैनेजर भी वही है। तो ये जो मैंने कहा कि ये जो गिरते बाजार में कम गिरे, चढ़ते बाजार में ठीक ठाक चढ़े, इसको कैप्चर करने वाला एक वैल्यू रिसर्च पे ऑनलाइन पे एक रेटिंग भी उपलब्ध है 1 स्टार से 5 स्टार तक। तो मेरी सलाह होगी कि वहां पे 5 स्टार फंड चुनने के बजाय आप ये देखें कि 1 स्टार और 2 स्टार फंड्स को आप इग्नोर करें, उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि ये वो फंड है जो गिरते बाजार में ज्यादा गिरते हैं और चढ़ते बाजार में कम चढ़ते हैं। और इसको एक एलिमिनेशन का क्राइटेरिया माने इस रेटिंग को, ना कि ये चुनाव का क्राइटेरिया है। तो आपका जो किसी भी कैटेगरी में 25, 30, 40 फंड है तो वो आपका जो यूनिवर्स है वो छोटा हो जाता है चुनने के लिए जी। जी तो हमारे साथ ये अपना स्टेप होगा किसी आम निवेशक को फंड का चुनाव करने के लिए जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, दिल्ली से कॉल कर रही है विनीता जी। विनीता, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। निखिल, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हमें चूज करना हो प्राइवेट में और गवर्नमेंट होता है, म्यूचुअल फंड्स में, बैंक्स में, तो किन उसको ध्यान में रखना चाहिए? जैसे मैंने कुछ SBI के फंड्स लिए हुए हैं, कुछ निकॉन्स वगैरह के लिए हुए हैं, तो किस तरह से मैं इन्हें मैनेज कर सकती हूँ, क्या बेटर है? जी धीरेन जी। जैसा मैं शुरुआत में इस प्रोग्राम के कह रहा था कि म्यूचुअल फंड काफी वेल रेगुलेटेड है और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, क्योंकि अब सरकारी कंपनियां बहुत कम रह गई हैं, 2-3 रह गई हैं जो कि मीनिंगफुल है, और वो भी अब पूरी तरह सरकारी नहीं है। आपको लगता होगा कि SBI म्यूचुअल फंड सरकारी है और काफी हद तक वो सरकारी भी है, लेकिन वो एक फ्रेंच कंपनी के साथ उनका पार्टनरशिप है, छोटी सी भागीदारी है, 1/3 है शायद। और उसी तरह से कैनरा रूबेको, कैनरा बैंक का जॉइंट वेंचर है, लेकिन रूबेको एक डच कंपनी है, एक विदेशी कंपनी है जिसका उसमें पार्टनरशिप है। तो अब प्योर सरकारी फंड बड़े कम रह गए हैं, UTI भी अब नहीं रहा। तो ये आपका आधार नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि आपकी जरूरत का आपकी जरूरत वाली कैटेगरी कौन सी, उसमें अच्छे फंड का चुनाव करें। अच्छे फंड का चुनाव जो कि 5 साल 10 साल के प्रदर्शन के आधार पे करें, और ये आधार का ये आपके चुनाव का एक बहुत छोटा सा क्राइटेरिया होगा कि सरकारी कंपनी कौन सी है और प्राइवेट कंपनी कौन सी जी। एक सवाल और भी है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में पैसा लगाने से बचने की सलाह दी जाती है, कहा जाता है डाइवर्सिफाइड फंड्स की हिमायत की जाती है, ऐसा क्यों? इसको कैसे समझें?
आमतौर पे ऐसा ये सलाह दी जाती है, और इसके पीछे कारण ये है कि जो नैरो सेक्टर है, जैसे टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल है, या फार्मा है, या कुछ है, ये आम तौर पे जब आप किसी कैटेगरी के रिटर्न देखेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये जो 36 कैटेगरी में बता रहा था, उनको किसी भी समय की अवधि पे आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ऊपर वाली कैटेगरी और सबसे नीचे वाली कैटेगरी कोई ना कोई नैरो कैटेगरी होती है। कोई ना कोई ऐसे सेक्टर फंड होंगे या ऐसे थीमेटिक फंड होंगे जो कि सबसे ऊपर होंगे और सबसे नीचे होंगे। उसका कारण ये है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, इस वजह से ये अच्छा करते हैं और इसी वजह से ये बहुत बुरा करते हैं। तो ये या तो बहुत अच्छा करेंगे या बहुत बुरा करेंगे, जो कि एक आम निवेशक के लिए बहुत हतोत्साहित करने वाली स्थिति बनती है। जब आपका फंड बहुत अच्छा करता है, बहुत शानदार रिटर्न देता है, तब तो आपको खुशी होती है, लेकिन जब सबसे खराब प्रदर्शन उसका होता है, तब आप उसको विथस्टैंड करने में, उसको झेल पाने में आप सक्षम नहीं है। और वो काफी हतोत्साहित करता है, क्योंकि अभी आप देख लें कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वो फंड, जो विदेशी फंड जिसमें लोगों ने पैसा लगाया था, जिसमें 25, 30, 40% की गिरावट देखी गई है, वो देख करके किसी भी निवेशक के लिए संभल पाना या लगाए रखना और या चिंतित नहीं होना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब पूरी तरह से वो धराशायी हो जाता है, तब आप अपना पैसा निकाल देते हैं, जो कि सबसे अनुचित समय होता है उस पैसा निकालने का। जी। एक सवाल संक्षेप में और जानना चाहेंगे, समय लगभग समाप्त हो रहा है, कि कोई भी निवेशक अपना पैसा कब निकाल सकता है, यानी स्पिकुलेटेड जो तय समय है उससे पहले क्या निकाल सकता है, और क्या अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या पैसा निकाल लेना चाहिए जब भी उसका जो उसके इन्वेस्टमेंट का टाइम जब पूरा हो गया तो क्या निकाल लेना चाहिए उसको? जी हाँ, आप अगर किसी जरूरत के हिसाब से अगर आप निवेश कर रहे हैं और आपने सोचा था कि आप 5 साल तक 10,000 रुपए इकट्ठा करेंगे और लगाते रहेंगे, और इस वजह से, इसलिए कि आप घर का डाउन पेमेंट करने वाले हैं, बाजार में भारी वृद्धि हो जाती है और ये 4 साल में ही पैसा इतना हो जाता है कि आप डाउन पेमेंट करने की स्थिति में हैं, आप घर भी आप ढूंढ चुके हैं, तो उस पैसे को जरूर निकाल लीजिए। जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाए तो अपना पैसा जरूर निकाल लीजिए और इंतजार मत कीजिए। लेकिन और दूसरी स्थिति तब बनती है जब, जैसा मैं कह रहा था, कि आप अच्छे फंड का चुनाव करें, और अच्छे फंड का इवैल्यूएशन आप हर साल पे करें। अच्छे फंड के चुनाव के लिए आपको ये 2-3 स्थिति देखनी चाहिए कि गिरते बाजार में कम गिरे, चढ़ते बाजार में कम ठीक ठाक चढ़ पाए, और गिरते बाजार में कम गिरे। अगर ये चीज रिवर्स हो जाता है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको चिंतित होना चाहिए। फंड मैनेजर बदल जाए, आपको चिंतित होना चाहिए। वो सारी चीजें जिस वजह से आप चुनाव करते हैं, अगर उसमें कमी आ जाती तो आपको अपना पैसा निकालने पे विचार करना चाहिए। जी, चलिए, तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धीरेन जी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम इन विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। म्यूचुअल फंड्स के विषय में किस तरह से इसका चुनाव करें और कैसे बेहतर म्यूचुअल फंड का चुनाव किया जा सकता है और किस तरह से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर दर्शकों, आपके भी इस बात में समझ में आई होगी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे एक सही और बेहतर म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।